नमस्कार दोस्तों महाराष्ट्र में नया सीएम होगा कौन? ये सवाल इतना महत्वपूर्ण आज हो गया है या फिर इतना उलझा हुआ हो जाएगा, इस बात की कल्पना तो आज से 10 दिन पहले किसी ने नहीं किया होगा। 23 नवंबर की वो तारीख थी जब ईवीएम खुला और उसके भीतर से जो भारतीय जनता पार्टी का जिन्न बाहर निकल करके आया, उसने पूरे महाराष्ट्र की राजनीति में एक झटके में हड़कंप मचा के रख दिया। इतनी जबरदस्त, इतनी बम्पर जीत तो महाराष्ट्र के भीतर कभी भी भारतीय जनता पार्टी को हासिल हुई नहीं थी। और इतनी बम्पर जीत के बावजूद भी 10 दिनों तक कौन सा वो नाम है जो महाराष्ट्र में सीएम बनेगा, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के भीतर गजब की चुप्पी है, यानी कहने गजब की खामोशी है। और अगर ये इस दौर में कोई ये कहे कि भारतीय जनता पार्टी का नया सीएम महाराष्ट्र के गद्दी पर कौन बैठेगा, कौन आसीन होगा, इस बात से भारतीय जनता पार्टी का नया अध्यक्ष कौन होगा, इसके तार भी क्या जुड़े हुए हैं, तो शायद आज आप ये सुन करके सदमे में आ जाएंगे कि ये कैसे संभव है। क्या सच में देवेंद्र फडणवीस साहब को लेकर के सवाल है कि वो महाराष्ट्र का सीएम बनेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष? आखिर कौन चाहता है कि देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने? कौन चाह रहा है कि वो बीजेपी के अध्यक्ष बन जाए? खुद देवेंद्र फडणवीस साहब तो सीएम बनना चाहते हैं, फिर उनके ऊपर दबाव प्रेशर कौन बना रहा है? और इस सियासत के भीतर आखिर दिल्ली क्या कर रही है? दिल्ली ने तो 2 पर्यवेक्षकों का नाम पहले ही दे डाला और ये कहा कि हाँ, यही जाएंगे मुंबई और जो विधायकों से बात करेंगे, एक गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपानी और दूसरे देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। दोनों की सियासत पहुंच पकड़ महाराष्ट्र को लेकर के कितनी है या फिर कितनी होनी चाहिए, इस बात पर सवाल मत पूछिएगा, क्योंकि एक नया त्रिकोण इस समय में महाराष्ट्र के भीतर बन चुका है। एक तरफ मुंबई है तो दूसरी तरफ दिल्ली है, तो तीसरी तरफ नागपुर भी है। ध्यान रखिएगा, दिल्ली के भीतर शो चल रहा है साबरमती रिपोर्ट। साहब, शाम के 4:30 बजे में इसकी स्टडी शुरू की जाएगी और नागपुर में 5 बजे सर संचालक और उनके साथ महत्वपूर्ण बैठक करने के लिए प्रवीण तोगड़िया भी पहुंचे हैं। प्रवीण तोगड़िया जो एक समय में गुजरात की सियासत में काफी अहम हिस्सा रखते थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब हुआ करते थे, उस समय में उन दोनों की यारी हर कोई को पता है, लेकिन धीरे धीरे करके दोनों के बीच दूरियां बढ़ती गई और एक समय ऐसा आया जब कहा गया कि विश्व हिंदू परिषद से बाहर का रास्ता अगर संघ ने प्रवीण तोगड़िया को दिखला दिया है, तो फिर ऐसे उसके पीछे दिल्ली का ही कहीं ना कहीं आदेश, निर्देश या सुझाव या जो भी कह लीजिए वो सब था। लेकिन इस सब के बावजूद भी दिल्ली ने साबरमती रिपोर्ट दिल्ली के भीतर चल रही है। साबरमती रिपोर्ट जी आपको पता है गोधरा कांड को लेकर के बनी है। गोधरा कांड के समय मुख्यमंत्री गुजरात के नरेंद्र मोदी थे और जब फिल्म बन गई है तो देश के प्रधानमंत्री हैं अब नरेंद्र मोदी जी। अब वो देख रहे हैं फिल्म और उसी समय काफी बड़ी 2 घटनाएं होती है। एक तरफ नागपुर के भीतर प्रवीण तोगड़िया के साथ बैठक होती है, सर संचालक मोहन भागवत की बैठक होगी, और वही दूसरी तरफ मुंबई के भीतर अजीत पवार और एकनाथ शिंदे को लेकर के। लेकिन सवाल है कि एकनाथ शिंदे की तबीयत बिगड़ने के बाद जो दोपहर के भीतर तबीयत बिगड़ती है और शाम के समय जब दिल्ली के भीतर फिल्म चल रही है, नागपुर के भीतर बैठक हो रही है, उस समय एकनाथ शिंदे अपने लोगों से घिरे हुए हैं और घिरे हुए लोगों के बीच एक ही बात होती है कि महाराष्ट्र की सियासत अगले 24-48 घंटों के भीतर और ज्यादा एकनाथ शिंदे के आसपास आकर कहीं ना कहीं अटक जाएगी। और सियासत राजनीति तौर पर अगर देखें तो एकनाथ शिंदे की जो सियासत है महाराष्ट्र के भीतर, वो देवेंद्र फडणवीस साहब को मौका कहीं ना कहीं दे रही है, क्योंकि फिर से कोई दूसरा नया व्यक्ति सहयोगियों को ही ना संभाल पाए तो फिर ऐसे में कोई नए व्यक्ति की मौजूदगी, ऐसी परिस्थिति में कैसे कोई उसका नाम सामने ला सकता है? यानी ये कहे कि इस त्रिकोण के बीच आज खड़े होकर के उस सियासत के उस तमाम पन्ने को आप पढ़ डालिए जो भारतीय जनता पार्टी, संघ, नागपुर, दिल्ली और मुंबई के बीच एक ऐसी परिस्थिति तैयार की जा रही है जिसका परिणाम, जिसका रिजल्ट अभी नहीं आएगा। ये आने वाले 2-3 दिन के बाद ये परिणाम आपको दिखने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि कल 2:30-3 बजे तक बुलाया गया तमाम एमएलए को आप लोग मुंबई पहुंच जाइए। विजय रूपानी जी या निर्मला सीतारमण जी भी पहुंच जाएंगे, पर्यवेक्षक जो है बतौर पर्यवेक्षक के लोग पहुंचेंगे। कल नहीं परसों बैठक इस चीज की होगी, 4 दिसंबर को 4 बजे के शाम में और 5 तारीख को 5 बजे शाम में शपथ ग्रहण होगा। यानी इतना कम समय दिया जाए सहयोगियों को भी सोचने के लिए कि दरअसल उनकी सियासत
जहां हो वहीं पर धरी के धरी रह जाए। लेकिन क्या ये सब कुछ इस अंदाज में ही खेल खेला जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी हुनरमंद है, दिल्ली के भीतर बैठे हुए नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बिसात काफी जबरदस्त है, या फिर कुछ और कहना इस पर चाहिए? लेकिन आज लगता है कि आज तो इस बात की शुरुआत कहां से करनी चाहिए, जब नागपुर के भीतर घटनाक्रम काफी तेजी से उछाल ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर के जब बातें हो रही है, मुंबई के भीतर जब सहयोगियों की परिस्थितियां नए मुख्यमंत्री को लेकर के तेजी से इसका मतलब कहते हैं ना कि स्क्रिप्ट तैयार हो रहा, और दिल्ली के भीतर गृह मंत्री अमित शाह, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तमाम भारतीय जनता पार्टी के सांसद जब सब कोई पहुंच रहे हैं, बाल योगी और कलाकार मैसी भी वहां पर पहुंच रही हैं, जिन्होंने अदाकारी की है कैमरामैन की साबरमती रिपोर्ट को लेकर के, जिस गोधरा कांड को लेकर के आरएसएस संघ पहली बार इतने तीखे तरीके से कहने एक्टिव हुए थे, जो उस समय के सर संचालक केसी सुदर्शन इस बात को कहने से नहीं चुके थे कि हर क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, या हर क्रिया की प्रतिक्रिया इस फिल्म के भीतर आपको नहीं दिखाई पड़ेगी। लेकिन प्रधानमंत्री इस बात को जान रहे हैं, देश के गृह मंत्री इस बात को जान रहे हैं, ये उस समय में गुजरात के भीतर ही थे। और जरा उस साबरमती रिपोर्ट की एक छोटा सा ट्रेलर, क्या सब जा रहे हैं और इन सब के बीच क्या कुछ खेल हो रहा है, ये इस छोटे से विजुअल के बाद देखिएगा। तो देख लिए, तो देश के भीतर कुछ भी हो, राज्य के भीतर कुछ भी हो, लेकिन साबरमती रिपोर्ट इस दौर में भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को देखना शायद इस दौर में सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। तभी तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी तो 2.5 घंटे का समय निकाल लिया, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी निकाल लिया, रक्षा मंत्री ने भी निकाल लिया, और भी तमाम सारे मंत्री ने भी निकाला, राज्य के मुख्यमंत्री ने भी समय निकाल लिया। वो भी 2.5 घंटे इस फिल्म के लिए देने को तैयार हो गए। 2.5 घंटा तो फिल्म, इधर उधर तो बाकी बात। योगी आदित्यनाथ भी समय निकाले हैं। तो इन तमाम बातों के बीच कई सारे सवाल जो महाराष्ट्र की सियासत और भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष को लेकर के जो बातें घूमर रही है, उसमें एक सिलसिलेवार तरीके से जरा एक बात को समझना आप शुरू कीजिए। तमाम एमएलए, तमाम विधायकों को कहा गया कि कल 3 दिसंबर का दिन है और ज्यादा से ज्यादा 2:30 बजे तक सभी एमएलए, सभी विधायकों को मुंबई के भीतर आपको हाजिर होना है। 4 तारीख को 4 बजे विधायक दल की बैठक होगी मुंबई के भीतर। उसके बाद 5 तारीख को 5 बजे आजाद मैदान के भीतर महाराष्ट्र में शपथ ग्रहण समारोह होगा। लेकिन हर कोई पूछता है कि आखिर कौन मुख्यमंत्री होगा, ये चीज क्या पूछा जाएगा? तब तो देवेंद्र फडणवीस का नाम सामने है, और देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, उन्होंने अच्छा काम किया है, संघ भी चाहता है कि वही बन जाए। लेकिन इन तमाम बातों के बीच कौन चाह रहा है कि देवेंद्र फडणवीस साहब भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए? और देवेंद्र फडणवीस साहब किसको मैसेज दे रहे हैं? 2.5 वर्ष हम बन जाते हैं, उसके बाद हम अध्यक्ष बन जाएंगे। यानी ये कहे कि अभी तत्काल में वो किसी और को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाइए, हम बाद में बन जाएंगे। इस तरह की बातें आखिर देवेंद्र फडणवीस साहब क्यों कर रहे हैं? और भारतीय जनता पार्टी के भीतर इस तरह के राजनीति सियासत को जो कर रहे हैं, उसके बीच आप सर संचालक और प्रवीण तोगड़िया के बीच की बात को कहीं ना कहीं आपको समझना पड़ेगा सियासी तौर पर। ये दूसरा बैठक है, इससे पहले भी प्रवीण तोगड़िया के साथ पिछले महीने बैठक सर संचालक की हुई थी। उस बैठक के भीतर भी इस बात का जिक्र हुआ था कि इस भारत देश के भीतर हिंदू वोट बैंक को आप एकजुट कीजिए, अपनी एक राह आप अलग पकड़े हुए हैं। तो उन्होंने कहा अलग राह तो हम छोड़ देंगे, पहले आप यहां पर ठीक तो कीजिए अपने घर, हम भी आप में शामिल हो जाएंगे, हम ही आपके घर में आ जाएंगे और खुले आपके साथ रहेंगे। अब सवाल था ये कि अगला कौन अध्यक्ष होगा? मैसेज ये जाना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी उस रास्ते पे चल रही है जिस रास्ते पे संघ ने सोच रखा था, अन्यथा संघ इस दौर में कहीं की भी नहीं रहेगी। तो फिर इसके बाद यहीं पर तीसरा एक सवाल उत्पन्न होता है कि क्या ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष संघ के हिसाब से हो और मुख्यमंत्री महाराष्ट्र का दिल्ली के हिसाब से हो? तो फिर ऐसे में दिल्ली के हिसाब से मुख्यमंत्री तो राज्य के भीतर जिसे मन चाहा उसे बनाया गया। तो क्या सच में नए एमएलए नए मुख्यमंत्री के तौर पर
कोई नया नाम सामने आएगा? इससे पहले हम दो नामों का आपके सामने जिक्र बार बार किया है, आज फिर से उस दो नाम को दोहरा देते हैं कि दो नाम में एक नाम केंद्र में मंत्री यानी पहली बार सांसद बने मुरलीधर महौर का है, जो पुणे से सांसद होते हैं। पुणे एक हिसाब से गढ़ होता है शरद पवार का। शरद पवार मराठा हैं और महौले भी मराठा हैं। महौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी के है, पुणे से चुनाव लड़े, 5,84,728 वोट पड़े। उन्होंने कांग्रेस के रविंद्र धानेरकर को हराया, उनको 4,61,690 वोट पड़े। काफी महत्वपूर्ण बात यह है कि पुणे के मेयर रह चुके हैं और इनकी अपनी पहचान मराठा नेता के तौर पर महाराष्ट्र के भीतर है। यानी ये कहे कि जिस मराठा सियासत को साधने के लिए आरक्षण के बदले एक नई परिस्थिति महाराष्ट्र की सियासत में उथल पुथल मचा चुकी है और खुला मैसेज दे चुका है कि किसी ब्राह्मण के आश्रय मराठाओं को आरक्षण नहीं मिलेगा। और ऐसे में अजित पवार और एकनाथ शिंदे, दो डिप्टी सीएम ही सही, जो वर्तमान समय में लिस्ट तैयार हो रही है उस हिसाब से हम आपको बता रहे हैं। उस समय तो एकनाथ शिंदे सीएम थे, अजित पवार डिप्टी सीएम थे। डिप्टी सीएम के उप मुख्यमंत्री के तौर पर देवेंद्र फडणवीस साहब भी थे और डिप्टी सीएम चेक एंड बैलेंस कर रहा था, लेकिन सीएम भी लागू नहीं कर पाए मराठा आरक्षण को लेकर के। तो फिर ऐसे पर एक सवाल यहीं पर उत्पन्न होता है। दूसरा नाम एक और सामने आया है, जो नाम होता है बरवरी के इलाके, जो होता है जो मराठवाड़ा का ही इलाका होता है, वहां से मेघना दीपक साकोरे वडिकर करके होते हैं, जो कि राम प्रसाद वडिकर की बेटी होती हैं। राम प्रसाद वडिकर 1995 में पहली बार कांग्रेस के टिकट पर जीते थे जिंतोर विधानसभा से। 1999 के भीतर भी वो जीते, 2004 के भीतर भी जीते, 2009 में भी वो जीते। उसके बाद पिछली बार मेघना, उनकी बेटी वडिकर सामने आती है, वह चुनाव जीतती है और इस बार भी जीतती है। मेघना वडिकर की अपनी सियासत की समझ क्या है, ये तो काफी दूर की खेल होता है। लेकिन क्या महिला का दाव और उसके साथ मराठा होने का दाव, इन दोनों को एक साथ मिलाया जाए महाराष्ट्र के भीतर? क्योंकि मेघना के पिता राम प्रसाद वडिकर एक समय विलासराव देशमुख के साथ हुआ करते थे और मराठवाड़ा के क्षेत्र से मुख्यमंत्री बनाया जाए, या फिर कहे पश्चिमी महाराष्ट्र के एरिया से, यानी ये कहे कि मराठा वोट बैंक में सीधे सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी घुस जाए, या फिर मराठा सियासत को साधने वाले शरद पवार की गढ़ में से किसी एक को चुनकर निकाला जाए। एक व्यक्ति केंद्र में स्टेट मिनिस्टर, जो एविएशन और कॉर्पोरेट से जुड़े हुए हैं, जो स्टेट मिनिस्टर हैं, और दूसरे विधायक होते हैं। इन दोनों नामों के आसपास क्या देवेंद्र फडणवीस साहब का नाम फिट नहीं बैठ रहा है महाराष्ट्र के भीतर सीएम पद के लिए? और दिल्ली इस बात का तय कर लिया है कि उसीलिए उन्होंने पर्यवेक्षक के तौर पर जिन दो नामों को सामने रखा है, जिसमें निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री, जो चुनाव तक नहीं लड़ती है, वो वित्त मंत्री हैं, और देश की वित्तीय हालत क्या खस्ता है ये कहने की जरूरत आज आपके सामने होनी नहीं चाहिए। मेरा कल का भी वीडियो देख लीजिएगा। पीएमओ से जो पर्ची पहुंच जाए, जो निर्देश, जो आदेश पहुंच जाए, उस पर देश के वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को चलना है। उनकी अपनी सियासत की जमीन पूछिएगा किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में है, तो कहीं कहीं नहीं है। विजय रूपानी मुख्यमंत्री कैसे बने और कैसे हटे गुजरात के भीतर, ये दोनों की अजब गजब कहानी है। और इस पूरे अजब गजब कहानी के भीतर का सच है, वो दिल्ली दरबार के भीतर भी वो दोनों की आपस की लड़ाई तो नहीं कह सकते, लेकिन आपस की बिसात को उलटने पुलटने की, इधर से उधर करने की सोच भी है। तो ऐसे में विजय रूपानी किसके नजदीक या किससे दूरी है उनकी, ये बात इस दौर में महत्वपूर्ण नहीं है। इस दौर में तो महत्वपूर्ण बात यह है कि दिल्ली के इशारे पे उनको कुर्सी दी जाती है और उनकी कुर्सी दिल्ली के इशारे पे ही ले ली जाती है। यानी ये कहे कि पर्यवेक्षक के तौर पर महाराष्ट्र के भीतर दिल्ली से दो नाम भेजा जाएगा विधायकों के पास, जो एक समय इंदिरा गांधी के समय में कांग्रेस के भीतर हुआ करता था। नाम पर्ची में लिख करके दे दिया गया और उसी रास्ते विधायक वहां चल पड़े। हालांकि सोनिया गांधी के आते समय भी अशोक गहलोत ने इसको नहीं माना था। ये दूसरा एक अलग पहलू होता है, लेकिन वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी के भीतर कोई इतना ताकतवर नेता इस समय में है नहीं, या फिर दिल्ली इस दौर में इतनी कमजोर हुई नहीं है कि दिल्ली से जो पर्ची भेजी जाए उसको कोई महाराष्ट्र का कोई भी विधायक, कोई भी एमएलए कहे कि नहीं हम इस पर्ची को नहीं मानते हैं। ऐसा संभव है नहीं। तो सवाल यहीं पर आकर के अटक जाता है, देवेंद्र फडणवीस साहब के ऊपर आकर। देवेंद्र फडणवीस साहब को लेकर के सवाल इसलिए भी अटक जाता है क्योंकि अब वो किस रास्ते जाएंगे इस दौर में, ये काफी महत्वपूर्ण बात है। और देवेंद्र फडणवीस साहब ही महाराष्ट्र के सीएम नहीं होंगे तो फिर एकनाथ शिंदे किसी भी एमएलए, किसी भी
विधायक के पक्ष में कैसे डिप्टी सीएम होकर के काम करेंगे, ये उनकी नाराज होने की पहली परिस्थिति होती है। यानी ये कहे कि आप देवेंद्र फडणवीस साहब को सीएम बना दीजिए, हम डिप्टी सीएम बन जाएंगे महाराष्ट्र के भीतर। दोनों की अनुकूल की परिस्थिति महाराष्ट्र की सियासत में दिल्ली को चुनौती दे रही है कहीं ना कहीं, और दिल्ली इस चुनौती को अपनाने के दृष्टिकोण से कभी भी बैठी नहीं, वो तो काफी ताकतवर है इस दौर में। और इस समय में इस तमाम बातों के बीच संगठन संघ के हिसाब से, आरएसएस के हिसाब से चलना चाहिए, और उन सब के बीच संदेश अब बहुत साफ देश के भीतर जाना चाहिए। जो संदेश अयोध्या के भीतर फैजाबाद में जब लोकसभा चुनाव के में हार जब मिला भारतीय जनता पार्टी को, उसने एक चेतावनी दे डाली है कि संघ जिस सियासत को साध रहा है देश के भीतर, और आने वाले समय में जिस सियासत की दिशा, वो उस दिशा को तय करना चाह रहे हैं, जिसके भीतर भारतीय जनता पार्टी का नया राष्ट्रीय अध्यक्ष इस दृष्टिकोण से बनना चाहिए। उस हिसाब से आरएसएस के लिए देवेंद्र फडणवीस साहब फिट कैसे हैं? वो ब्राह्मण भी हैं, नागपुर से भी आते हैं, संघ से काफी करीबी रिश्ते भी उनके, सियासत को भी अच्छे से समझ गए, दिल्ली से भी काफी करीबी रिश्ता है उनका। यानी चौतरफे स्तर पर उनके ऊपर सहमति हर किसी का होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पर। लेकिन वो तो खुद का सीएम बनना चाह रहे हैं महाराष्ट्र का, तो ऐसे में कौन नया राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा भारतीय जनता पार्टी का? अगर वो सीएम बनने के बात पे अड़ गए और महाराष्ट्र की सियासत में एक तरफ एकनाथ शिंदे, अजित पवार भी उस दिशा में बात कहने लगे कि आप किसी तीसरे को बना दीजिएगा, यानी ये कहे कि दिल्ली से मुरलीधर माहौल को ले आइए या मराठवाड़ा से मेघना वाडेकर को ले आइए, काम इससे चलेगा नहीं महाराष्ट्र के भीतर। तो हम किसी नए नाम को सामने रखेंगे। इसीलिए अजित पवार को दिल्ली बुला लिया गया कि हम आपको पहले नाम की जानकारी पहले ही दे देते हैं, उसके बाद बताइए कि आपका इस पे क्या राय है, आप डिप्टी सीएम रहेंगे ना? क्योंकि कई दृष्टिकोण जो है महाराष्ट्र की सियासत में भारतीय जनता पार्टी अपने जीत के साथ कहीं ना कहीं पेश करना चाह रही है। उस संदेश के पीछे का संदेश ये होता है कि दिल्ली इस दौर में सब कुछ समझ चुकी है कि सियासी तौर पर संगठन को, आरएसएस अगर संगठन को अपने साथ जिंदा रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ विपक्ष के नेता की राजनीति भी इस दौर में पार्लियामेंट यानी संसद के साथ उसके लिए वो खड़ी नहीं, उसके अपने खुद अलग एक लड़ाई लड़नी है। इसीलिए तो आज दिल्ली के भीतर किसान आंदोलन कर रहे थे, लेकिन सरकार फिल्म देख रही है। संसद भवन चल नहीं रहा है, केवल 15 मिनट संसद चलता है, और बीते हफ्ते 4 दिनों तक अगर आप संविधान डे के दिन जो संविधान सभा लगा था, जिसके ऊपर संविधान पर चर्चा बहस हुई, उस दिन को अगर छोड़िए तो बाकी 4 दिनों के भीतर 10-15 मिनट हर दिन लोकसभा चली है। यानी ये कहे कि संसद के भीतर कौन सा मुद्दा उठे, अडानी उठे ना उठे, मणिपुर उठे या ना उठे, संबल उठे ना उठे, हिंदू मुस्लिम को बांटा जा रहा है इसको लेकर के मामला संसद के भीतर उठे या ना उठे, या देश की महंगाई की बात हो ना हो, किस मामले को संसद के भीतर उठाएंगे तो संसद नहीं चलेगी। अब वही एक दूसरी तरफ अगर देखिएगा तो भारतीय जनता पार्टी नए मुख्यमंत्री महाराष्ट्र में कौन होगा, इस बात में उलझी हुई है। यहाँ पर एक छोटी सी क्लिप फिर आपको देखना चाहिए। ये आपको दिल्ली से सटा हुआ एक नोएडा के आता है, किसान आंदोलनरत है। पहली बार देश में किसान इस बात को लेकर के सड़क के ऊपर उतरा है कि वह किसानी की जमीन तो दे देगा, लेकिन उसके एवज में जो मुआवजा उसको चाहिए वो बहुत बड़ा मुआवजा चाहिए, उसके बदले में जो राहत चाहिए वो बड़ी राहत चाहिए। यानी इस भारत देश के भीतर मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के ये सफलता तो है, उसने किसान के मिजाज को भी पलट कर रख दिया और कहा ठीक है आप मुआवजा की लड़ाई लड़ लीजिए एक पल के लिए, लेकिन किसानी और खेती की लड़ाई अब मत किया कीजिए। लेकिन फिर भी एक इस छोटे से वीडियो क्लिप को तो आप देख लीजिए। आप देश के किसान आंदोलनरत रहे, संसद चले या न चले, देश में महंगाई उफान पे हो, इन तमाम बीचों के बीच बेरोजगारी का सवाल कुछ भी इस दौर में मायने नहीं रखता है। केवल सियासत को साधना है तो अपने अनुकूल प्यादों को अपने हिसाब से सेट करना होगा, और यहीं से बात असल शुरुआत होती है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री, भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष, इस सियासत के बीच नागपुर की बैठक, दिल्ली में फिल्म का शो, इसलिए सब कुछ महत्वपूर्ण है क्योंकि वो तय करेगी वो बैठक, और उस बैठक के बाद का माहौल इस बात की दिशा में जाएगी कि क्या सच में महाराष्ट्र का नया मुख्यमंत्री भी संघ के हिसाब से देवेंद्र फडणवीस साहब होना चाहिए, महाराष्ट्र का सीएम भी संघ के हिसाब से,
आरएसएस के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होना चाहिए, दिल्ली के हिसाब से कोई नया व्यक्ति होना चाहिए, या फिर दिल्ली के हिसाब से कुछ दिनों की मोहलत देकर के देवेंद्र फडणवीस साहब को मुख्यमंत्री बना दिया जाए। संभावनाएं बहुत कम दिख रही है। और इन परिस्थितियों के भीतर नया नाम जो कोई भी होगा, या तो पश्चिम महाराष्ट्र से वो नाम आएगा या फिर मराठवाड़ा से वो नाम आएगा, क्योंकि महाराष्ट्र की सियासत में मराठा करीब करीब 150 सीटों को प्रभावित करता है, ओबीसी करीब करीब 100 सीटों को प्रभावित करती है। और इन तमाम बातों से हट करके जो सियासत साधनी है उसके भीतर आपको जातीय समीकरण देखना ही होगा। और इस पूरे प्रक्रिया से संघ भी इनकार बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा है कि जातीय समीकरणों से हट करके महाराष्ट्र के भीतर जो हिंदुत्व की प्रयोगशाला को बनाना है, क्या उसके अनुकूल आपको किसको मुख्यमंत्री बनाना है, यह बात बताने की स्थिति में है। लेकिन दिल्ली कहती है वो तो दिल्ली के हिसाब से महाराष्ट्र की सियासत चली, और यहीं आकर के पेच फंसता है देवेंद्र फडणवीस साहब का। और जैसे ही देवेंद्र फडणवीस साहब का पेच फंसता है, ठीक वैसे ही आप ध्यान दीजिएगा तो एकनाथ शिंदे एक्टिव दिखाई पड़ते हैं। वो बीमार होने का ऐलान करने की सक्रियता हो, या फिर सारे अधिकार, सारी सहमति देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह उस बात को फैसला करने को लेकर के हो, या फिर उस बात को खुला ऐलान हो कि रुक जाइए, कल ही तो बैठक है, हो जाएगा सब कुछ मामला सेटल, कुछ इसी अंदाज में वो बार बार कहते हैं। घोषित हो गई है, कल घोषित हो गया है, पर सीएम अभी तक घोषित नहीं है। अरे भैया, उनकी कल मीटिंग है ना विधानमंडल पक्ष की, उनकी मीटिंग है, उसमें तय हो जाएगा। क्यों चिंता करते हो? 5 तारीख तो हुई है, तो आप चिंता मत करो, सब बराबर। सुन रहे हैं ना, एकनाथ शिंदे की ये महाराष्ट्र की मिजाज जो है ना, और समूची राजनीतिक मिजाज ही पलट चुका है, और दिल्ली के बिसात को भी कहीं ना कहीं पलट रहा है उनके बातों से। आप अगर वो अपने तरफ राजनीति को समेटे हुए और कितना ही महत्वपूर्ण होगा, केवल इस बात से आप समझ लीजिए कि उनके बेटे जो सांसद है, विधायक भी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी एक पोस्ट सियासी तौर पर कई संदेश देता है। वो ये कहते हैं कि पिता की तबीयत खराब हुई है, अब वह क्यों फैल रही है, उनको कोई पद नहीं चाहिए, बातें क्यों हो रही है। यानी ये कहे कि बेटे के जरिए सियासत के भीतर संदेश देना। इन तमाम बातों के बीच देवेंद्र फडणवीस साहब की सियासत भी उसी डोर में जाकर के बंध जाती है। अगर एकनाथ शिंदे सीएम पद देख रहे हैं महाराष्ट्र के भीतर, या सीएम के मुख्यमंत्री के पद पर देवेंद्र फडणवीस को देखते हुए खुद ये डिप्टी सीएम के तौर पर पद स्वीकार करने की स्थिति में अगर हैं, तो फिर ऐसे में देवेंद्र फडणवीस साहब भी इस बात को जान रहे हैं कि अगर इस बार मुख्यमंत्री नहीं बने महाराष्ट्र के, और दिल्ली का रास्ता उन्होंने पकड़ लिया, तो फिर उसके बाद महाराष्ट्र की सियासत में से उनके पांव उखड़ जाएंगे, ठीक उसी तरीके से जैसे नितिन गडकरी साहब के हो गए। दिल्ली के भीतर कदम क्या रखा, महाराष्ट्र की सियासत उनसे धीरे धीरे छिटक गई। दिल्ली ने उनको अलग थलग खड़ा करके रख दिया, और अपने तौर पर ताकतवर, मजबूत, अपने तौर पर अपनी बिसात बिछा करके राजनीति साधने में माहिर देवेंद्र फडणवीस साहब की राजनीति भी क्या दिल्ली के दिशा में आगे बढ़े, तो वह भी मुख्यमंत्री का पद कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के भीतर देख रहे हैं। और वहीं पे एक सवाल अजित पवार के उस चेक एंड बैलेंस का होता है, जहां पर वो इस चीज को एक टक से देख रहे हैं कि उन्होंने एक शब्द भी बीते 10 दिनों के भीतर कुछ भी नहीं कहा, अगले 2 दिनों भी वो खामोशी रहेंगे। वो भी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि आखिर मुख्यमंत्री बनेगा कौन। और दिल्ली ने उनको इसीलिए पहले दिल्ली बुला करके ये मैसेज उनको देना चाहा है कि हम आपको पहले बता देते हैं कि मुख्यमंत्री कौन होगा, आप चुप रहिए, आप खामोशी बरतिए, केवल इतना आप कहिए कि आपकी सहमति है ना, आप कहीं बदल तो नहीं जाएंगे, आप पलट तो नहीं जाएंगे। यानी कि ऐसा त्रिकोण जो 3 नेताओं के बीच है, जो मुंबई, दिल्ली और नागपुर के बीच एक ऐसा त्रिकोण जिसमें सीएम पद महाराष्ट्र का, जिसमें बीजेपी अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र का सीएम और आरएसएस, इन दोनों लोगों को अपने तरफ से बनाने की परिस्थितियों में इन तमाम सारी चीजों के बीच एक बात समझिए कि शाम के समय साबरमती रिपोर्ट देखते हुए प्रधानमंत्री और उनके तमाम कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स हैं, क्या सच में इस बात को नहीं जान रहे होंगे कि नागपुर के भीतर बैठक हो रही है? वो इस बात को नहीं जान रहे कि महाराष्ट्र की सियासत में एकनाथ शिंदे किस बिसात को बिछा रहे हैं? क्या वो जानते नहीं होंगे कि देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री पद से हट करके कुछ भी वो मंजूर नहीं करतेंगे? और क्या वो खुद भी इस बात को नहीं जानते होंगे दिल्ली के भीतर किसान आंदोलन कर रहे हैं? क्या वो 2-3 नामों का जो जिक्र कर रहे हैं, जिन 2 पर्यवेक्षकों को कल मुंबई पहुंच करके वहां के एमएलए के साथ बातचीत अपनी पूरी करनी है, उसका परिणाम क्या होगा? क्या इस बात को
दिल्ली के शीर्ष नेता या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता यूं कहे कि मोदी और अमित शाह नहीं जानते होंगे? आखिर महाराष्ट्र की राजनीति तमाम जीत के बम्पर जीत के बावजूद भी वहां आकर के फंस चुकी है। बात वहां पर कॉरपोरेट का है, दिल्ली का है, आने वाले समय की राजनीति का है, सियासत का है, और प्रधानमंत्री उस राजनीति में अपने हुनर के साथ उसको तारना चाह रहे हैं। बस मुश्किल हालात यहीं पर उत्पन्न होती है, बल्कि शिंदे भी, पवार भी और देवेंद्र फडणवीस भी सभी अपने अपने तरीके से तारना चाह रहे हैं। मुश्किल यही है यहां पर, और उससे थोड़ा इतर हट करके आरएसएस ने इस बार उसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं चाह रहा है। फिलहाल इस वीडियो को ज्यादा दूर तक शेयर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।